हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के एक और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो जो ये पेपर है ये 2021 में हुआ है पेपर, और आने वाले जो अगस्त में अभी सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है, इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा जो है कि आपको क्वेश्चन मैच करते हुए मिलेंगे। तो चलिए इस प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। और यही जो ऑनलाइन पेपर है अगस्त के सभी सीबीटी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पेपर है फ्रेंड्स, ये आईटीआई सेकेंड ईयर का है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो चलिए इस पेपर को हम जो कि सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कि आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर है जो कि 2021 में हुआ था, वो पेपर जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो पेपर है यहाँ आपका 25 फरवरी 2021 का ये पेपर है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ट्रेड क्या है, आपका इलेक्ट्रीशियन है। और जो ईयर में देख सकते हैं कि आपका सेकेंड ईयर है और ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन है। और यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का देख सकते हैं कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे से कैंडिडेट का 40 में से 32 क्वेश्चन सही है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए हम यहाँ पे जो कि इस पेपर को के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पेपर आपने देख लिया कि 25 फरवरी 2021 का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये एक फिगर दिया है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फिगर से कम 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं, हर एक सीबीटी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए डीसी जनरेटर का नाम यहाँ पे पूछा है और फिगर दे दिया है। तो देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो ये जो डीसी जनरेटर है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। अगर फ्रेंड्स आपको ये शॉर्ट शंट कब होता है, जब यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, जो ये यहाँ से ऐसे होकर के यहाँ नीचे आ जाता, यहाँ पे कनेक्ट करता अगर यहाँ से, तो ये आपका शॉर्ट शंट हो जाता। तो चलिए ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है। फिर देखिए विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो देखिए डीसी जनरेटर को सिंपली हम जो कि इसके लिए एक ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए देखिए हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है लगभग 99% केस में जो जनरेटर स्टार्ट करने जाते हैं तो वो क्या है कि अपने दाएं हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम जनरेटर को दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। इसलिए फ्लेमिंग और डीसी जनरेटर में क्या होगा, हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो कि यूज होगा। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का क्या नाम है। ये कौन सा जो कि आपका जो कि स्पीड कंट्रोल मेथड है। तो ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो ये सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे देखिए डीसी मोटर में करंट की दिशा जो कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसमें भी कुछ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में। देखिए यहाँ पे आयोग ने क्या माना है, राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी सही माना है यहाँ पे। अब चलिए देखिए हम चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग परीक्षण करने के लिए हमारा एक्सटर्नल गाउलर यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। और किस लिए जोड़ा जाता है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है आपका, एसी मोटर के स्टार्टर में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमेशा ये क्वेश्चन तो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसे जो कि आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन डी सही होता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर निकालना हो तो पोल का नंबर दिया हो तो 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री हो जाता है आपका 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पे है, आकृति धमील ऐसी कॉइल वाइंडिंग चेन नाव क्या कार्य, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। देखिए इंग्लिश इसमें हिंदी वर्जन इसका काफ़ी अच्छा नहीं दिया है, इसलिए आप इसका इंग्लिश पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, एसी कॉइल वाइंडिंग का नेम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर भी है होल कॉइल वाइंडिंग।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, होल कॉइल वाइंडिंग। देखिए अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सिंपली सर्च करना है जेपी टेक्निकल इन्फो, तो वहाँ से जो कि आप जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 पोल की स्टार्टर मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था कि आपको जितना भी पोल है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 180 इंटू 6 पोल का है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1080 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो कि टोटल 1080 डिग्री, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। इसी तरीके से हम लेते हैं हमने अगले क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे दिया है कि विच इज़ द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग का, 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण क्या होता है, यहाँ पे डीमेरिट पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, और ऑप्शन बी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है कि स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड। स्टेप्ड फार्मिंग की आवश्यकता पड़ती है, यही कंसेंट्रिक वाइंडिंग का नुकसान है। चलिए हम 12वें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड। यहाँ पे कौन सा सिंगल फेज मोटर जो कि दिया गया है। तो ये देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। और ये क्वेश्चन जो कि बार बार आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसे अच्छे से रट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले सीबीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज इम्प्लाइड। किसमें स्पीड कंट्रोल मेथड इम्प्लाई होता है। तो यूनिवर्सल मोटर, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यूनिवर्सल मोटर का यूज ही पूछता है कि कहाँ कहाँ किया जाता है। जो हमारा डोमेस्टिक मिक्सर होता है, घरेलू जो मिक्सर होता है, वहाँ पे भी हमारा यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। यूनिवर्सल मोटर हमारा एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो लेंज लॉ पे काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए इससे पहले भी मैंने बताया था यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन, और यहाँ पे आ भी गया है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिक्सर, फूड मिक्सर में जो कि यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। अल्टरनेटर का रेटिंग देखिए केवीए में होता है, तो इसलिए आपका जो कि ऑप्शन ए सही है। और ट्रांसफार्मर का क्या होता है, एमवीए में होता है। ट्रांसफार्मर आपका एमवीए में होता है, अल्टरनेटर का जो कि केवीए में होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है आपका, 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ है। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम जो कि रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपका ऑप्शन डी जो कि सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर से, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। तो कन्वर्टर का नाम पूछा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो कन्वर्टर है आपका रोटरी कन्वर्टर है। तो यहाँ पे इसको जो कि आपको याद रखना है कि ये आपका रोटरी कन्वर्टर है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनस मोटर का प्रमुख उपयोग, मतलब मुख्य उपयोग क्या है। तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर यूज होता है मेनली जो कि पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, मतलब पावर फैक्टर के सुधार के लिए हमारा सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को एज अ पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन 20 नंबर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम मोटर जनरेटर सेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, जिसे कहते हैं सत्य तालिका। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो दिया है कि ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड गेट है। ऑप्शन सी आपका सही। एंड गेट में क्या होता है कि आपका दोनों इनपुट हाई होना चाहिए, तभी आपको जो कि इनपुट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट मिल चुका है 1। अगर कोई भी एक इनपुट लो हो जाता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक इनपुट यहाँ पे ए 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट टोटल 0 मिला है। तो एंड गेट के लिए क्या होता है कि दोनों ही आउटपुट हाई होना चाहिए, तभी आपको दोनों इनपुट हाई होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलता है। अगर कोई भी इनपुट लो हुआ, एक लो एक हाई है, तो आपको लो मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। तो ये देखिए ऑप्शन आपका डी सही है, ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखिए हम आपको इसको जो कि एक ट्रिक से बता देते हैं, आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए आप पैसिव कंपोनेंट याद कर लीजिए, बाकी जो भी बचेंगे वो जो कि एक्टिव कंपोनेंट में आएंगे। तो देखिए पैसिव कंपोनेंट में 3 आते हैं यहाँ पे। तो आर, एल और सी, ये क्या है आपके पैसिव कंपोनेंट होते हैं। तो आर से हो गया आपका रेजिस्टेंस, और एल से हो गया इंडक्टर, और सी से हो गया आपका कैपेसिटर। तो इस रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर कहिए है ना,
तो ये 3 आपके पैसिव कंपोनेंट है, बाकी सभी एक्टिव कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर सही कर देंगे। आई होप कि आपको ट्रिक भी पसंद आ रहा होगा। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो ये देखिए ऑसिलेटर सर्किट है जो बिना इनपुट के ही आपका एसी सिग्नल जो कि उत्पन्न करता है। इसका 23 नंबर आपका सही है। 24 दिया है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरी का नाम क्या है? तो ये देखिए आपका डीन रेल होता है, ऑप्शन है यहाँ पे इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो तारों को गुच्छा करने के लिए नायलॉन टाई का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही है। ये सब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट भी हुआ है। ये जो फिगर वाला आपका क्वेश्चन है डीन रेल, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो ऑप्शन ए है सेंसर से बचा जाता है। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स के रूप में क्या है? तो यहाँ ऑप्शन बी डीसी बस है आपका। तो इस तरीके से आप जो कि इसे ऑप्शन बी सही करेंगे, डीसी बस। और इसे याद भी रखना है। देखिए मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि इसमें जो कि फिगर से 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन भी रह सकता है। इसलिए फिगर वाले एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है और स्क्रीनशॉट लेते रहना जो भी फिगर वाला क्वेश्चन है, जिससे कि अभी इसका आपको जो कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन डी कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल सिंगल फेज कार्सिल वोल्टेज क्या होगा? तो इसमें जो कि आपका प्लस माइनस जो कि देखिए 6% का जो कि आपका वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे आपका 228 वोल्ट जो कि आपका सही हो जाएगा। तो 240 वोल्ट का जब आप निकालेंगे 6% तो ये आपका आ जाएगा 228 वोल्ट लगभग। ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 12-13 के आसपास आएगा। तो अप्रॉक्स आपका 228 वोल्ट आ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, किस सबसे तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसके लिए फार्मूला होता है M= होता है ZIT। M= होता है आपका ZIT। इसे आपको जो कि याद रखना, जहाँ Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूपीएस का पूर्ण रूप तो ये तो सभी जानते होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। PWM का फुल फॉर्म देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए जो कि क्या यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये और कई बार रिपीट हुआ है सिलिकॉन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन सा है? पारंपरिक मतलब कि जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वो है आपका थर्मल पावर जनरेशन। ये क्या है, कभी न कभी ये क्या, कोयले से बिजली पैदा होती है, तो कोयला ख़त्म होगा तो हमारा थर्मल पावर जनरेशन भी बंद हो जाएगा। जबकि हवा ख़त्म नहीं होगा कभी, ज्वार भाटा भी आते रहेंगे और सोलर पैनल का भी जो जनरेशन वो कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि हमारा सूर्य रहेगा जब तक, और तब तक हमें जो कि बिजली प्राप्त होती रहेगी, तब तक हमें उससे जो कि ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार जो कि मीडियम वोल्टेज के घरेलू इंस्टॉलेशन में 2 कंडक्टर के बीच इंसुलेशन कितना होना चाहिए? तो इंसुलेशन क्या होना चाहिए? मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, ओवर लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो ये कौन सा इंसुलेटर? तो बहुत ही सिंपल है, आपका साइकिल इंसुलेटर जो कि यूज़ किया गया, ऑप्शन डी आपका सही है 37 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिंस इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? ये देखिए जब भी हम कहीं भी 2 इलेक्ट्रिक वायर को अगर हम बांधते हैं तो वहाँ पे वो जो कि अच्छे से टाइटली बांधा जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी हम लूज करेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होगा, इसलिए स्पार्किंग से बचने के लिए हम अच्छे से उसको टाइट बांधा जाता है किन्हीं 2 तारों को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता किस में होती है? MVA में होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही है।
और अल्टरनेटर का क्या होता है यहाँ पे, तो अल्टरनेटर का आपका होता है केवीए में, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में और सर्किट ब्रेकर का एमवीए में होता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन डी लैचिंग रिले यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे जो कि ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के ट्रेड थ्योरी के सभी क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे कवर किया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चाहें तो इसे एक लाइक भी कर सकते हैं, और बताए गए ट्रिक अच्छे लगे हैं और इसी तरह की ट्रिक को फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।